फेम आप तो बड़े तेज से अपने पल्ले से मैं जी गाजी शाह साहब क्या फरमा रहे थे? सर वो वैसे दोस्त को कुछ कह रहा था, तो फिर इधर से कोई खास नहीं। म्यूट करो ना, ये कोई चैट रूम तो थोड़ी है। आपस में गपशप करनी है तो इधर से ऑफ रखें, शुड बी क्लियर। जी, हम बात कर रहे थे जी नंबर ऑफ आउटकम्स को जानना। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 रेज पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स, 2 रेज पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स। यहाँ पे हमारे पास 2 थी, हमने तो काउंट करके लिख दिया, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी ट्रायल ली, हमने एक ही मरतबा कॉइन टास्क किया, तो 2 रेज पावर 1 कर दिए, जो कि आंसर 2 आता है। इसी तरह से यहाँ पे 2 रेज पावर, क्योंकि 2 ट्रायल लिए तो 2 स्क्वायर हो गया, जो जिसका आंसर 4 है। जबकि यहाँ पर हमने 3 ट्रायल लिए, 2 रेज पावर 3 क्यूब, तो अब हमारे पास आंसर आ गया 8। इसी तरह से अगर 1000 टाइम आप टास्क करते हैं तो 2 रेज पावर 1000 हो जाएगा, जो कि आपका बस रिजल्ट होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसे ये जो n ऑफ s है, किसी भी सैंपल स्पेस का जाहिरा होगा हमारे पास। यार जल्दी से सब ज्वाइन कर लिया करें, मुझे फिर उधर काफी टाइम लगाना पड़ जाता है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कह रही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो भी इसे नाम देना चाहे, एन ऑफ एस, ये याद रखिए। इसका फोकस इतना क्लियर है, करीब करके दूर से इतना नहीं होता है। जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है, मैं अगर बुक आपको शेयर कर दूं, बुक आपके पास पहुंच गई है ना सबके? तो पेज नंबर 35 जो ऊपर है, या बुक के पेज के जो ऊपर लिखा होता है, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चैप्टर नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस से उन्होंने स्टार्ट किया, जो छोटी छोटी एग्जांपल्स थी, इन्होंने जाहिर अपने वे से कुछ ना, ये एक्सपेरिमेंट वगैरह, ऑब्जर्वेशन, सब चीजों को एक्सप्लेन किया है। यहीं से स्टार्ट किया है। डाई की भी उन्होंने एग्जांपल दे रखी है, तो ये काइंडली देख लीजिएगा। चैप्टर 2 आगे सैंपल स्पेस ट्री डायग्राम की मदद से भी इलस्ट्रेट किया है। देन हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, दैट इज इवेंट। ये लफ्ज भी यूज होगा। अरे एक सेकंड में जब भी इस पे करता हूँ ये इवेंट, any subset of sample space it is denoted by
कैपिटल लेटर्स। हाँ, जैसे आपके सेट्स होते थे तो वो भी कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करते हैं ना। हम वेरिएबल्स को XYZ से डिनोट करते हैं, या आप चाहें डिफरेंशिएट कर सकते हैं E1 E2 E3 A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3। आप कोई भी मतलब मुख्तलिफ इवेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंट साथ में न्यूमेरिकल वर्ड लेटर जो है अलॉट कर सकते हैं, बट आप अल्फाबेट अप्लाई करेंगे कैपिटल साथ में जरूर, यानी ABC वगैरह, और इवेंट्स इस तरह भी लिखे जा सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहले ये होगा कि हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को देखना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट को चूज करने के बाद उसकी सैंपल स्पेस बनानी है अगर पॉसिबल हो। और सैंपल स्पेस बनाने का असल मकसद क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जानना। तो कभी हम सैंपल स्पेस बनाकर करेंगे और कभी उसके बगैर डायरेक्ट मेथड होगा। अभी चूंकि हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हुए हैं, तो हम सैंपल स्पेस बनाकर ये सब नोट कर रहे हैं। देन हमने उसमें से इवेंट को तलाश करना है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे जिसकी मदद से ये सब करेंगे। अभी पहले ही जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है, छोटा सा टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, उसी को देखते हैं। तो टॉस जब हमने किया तो हमारे पास सैंपल स्पेस बनी थी, हेड और टेल। इसमें से हमने इवेंट बनाना। इवेंट डायरेक्ट वैसे तो एक सेट होगा, लेकिन ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करेगा किसी स्टेटमेंट को। ठीक है, और वो रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ यूं होगा। ये स्टेटमेंट्स आप हमेशा हर किसी के साथ ही ऑलमोस्ट लिखेंगे, जैसे लेट ए कैपिटल ए बी द इवेंट दैट। ये स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन के लिए ऑलमोस्ट हमेशा यूज होगी। लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अकर्स। यानी क्वेश्चन कुछ ऐसी होगा कंप्लीट, इफ वी टॉस अ कॉइन वंस देन हेड अकर्स। उसके लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी की हमने डेफिनेशन ही नहीं एग्जैक्टली पढ़ी, तो इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी का लफ्ज स्किप कर दिया। तो जस्ट हम इसमें से इवेंट को तलाश करें, हेड अकर्स। तो ये हमारी एक्चुअली टारगेट चीज है, हेड का आना। ठीक है, और इस पूरे वर्ड को ऑलमोस्ट हमने एक सिंबल अलॉट कर दिया। तो ये एक स्टेटमेंट है कि अगर कॉइन टास्क करे तो हेड अकर हो। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है, हम इस सैंपल स्पेस में से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो क्या कोई ऐसी आउटकम है जो इसे सपोर्ट कर रही है? तो हम ए को देखेंगे। कोई एक आउटकम हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है, या हो सकता है कोई भी आउटकम ना हो। तो गौर कीजिए, यहाँ पे एक आउटकम है जो हेड को सपोर्ट करती है, तो हम उसे इसमें लिख देंगे। फिर नेक्स्ट एक हो सकता है लेट बी द इवेंट दैट। अब मैं इसे इस तरह से कर रहा हूं क्योंकि आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। बी द इवेंट दैट टेल अकर्स। अब नेक्स्ट चीज जो रिप्रेजेंट करता है टेल के अकर होने को। तो क्या यहाँ पे कोई आउटकम है जो कि टेल को सपोर्ट कर रही है? यस, देयर इज वन आउटकम। तो बी को भी एक एलिमेंट सपोर्ट कर रहा है जिसका नाम है टी, यानी टेल। एक और हो सकती है लेट सी बी द इवेंट दैट। चलें लिख ही देते हैं। टू हेड अकर्स आउट ऑफ दिस वन। क्या दो हेड्स कहीं पर नजर आ रही हैं आपको इसमें, कैपिटल एस में? कोई सी के अंदर क्या लिखेंगे, कोई बताएगा? एनीवन? सर एम्प्टी। एग्जैक्टली। क्योंकि सी को यानी टू हेड्स तो हमें कहीं नजर ही नहीं आ रही ना। एक कॉइन टास्क करें तो दो हेड आ ही नहीं सकती, तो एम्प्टी सेट आएगा या उसे नल सेट, कुछ इस तरह से लिख देंगे आप। इसी तरह से एक नया इवेंट लिखते हैं, लेट डी बी द इवेंट दैट। सॉरी, यार हम लोग जरा बोर्ड पे लिखते हैं तो इसलिए अब इस पे जरा मुश्किल ही पेश आ रही है, और मैं वैसे भी अजीब सा झुका हुआ साइड पे, तो इसलिए ये थोड़ा सा टॉलरेट कीजिएगा। लेट डी बी द इवेंट दैट हेड अकर्स और टेल अकर्स।
अच्छा, आप ये शुरू में थोड़ा ट्रिकी होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो आप लोग डिस्कशन के लिए थर्सडे को यूनिवर्सिटी अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है, ठीक है। फिजिक्स डिपार्टमेंट के ही ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा ऑफिस है 151, तो कांटेक्ट करके अगर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, आएंगी, अगर काम करेंगे थोड़ी बहुत आएंगी, तो इसलिए आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं और पहले से टाइम ले ले, फिर मैंने उस दिन जाना है या नहीं। वैसे अमूमन मैं थर्सडे को यूनिवर्सिटीज रोड विजिट करूंगा। सो लेट बी डी विद इवेंट दैट हेड अकर्स और टेल अकर्स, यानी अगर हम कॉइन टास्क करें तो हेड आए या टेल आए, तो हेड अकर और टेल अकर। अब इसमें इस स्टेटमेंट के अंदर दो चीजें हैं, तो डी को वहां से ढूंढने की कोशिश करते हैं। हेड अकर एक आउटकम सपोर्ट कर रही है, टेल अकर्स एक आउटकम सपोर्ट कर रही है। कहते हैं कि जी अगर कॉइन टास्क करिए तो या हेड आए या टेल आए, तो जाहिर है हेड भी उसे सपोर्ट कर रही है, टेल भी सपोर्ट कर रही है, दोनों ही बातें होगी इसके अंदर। ऑल पॉसिबल ऑलमोस्ट इसके अंदर होंगे। अगर किसी और तरह से भी कोई स्टेटमेंट करेंगे तो इसके अंदर यही आ सकते हैं, यही इसके पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो किसी भी सबसेट को ही हम इवेंट का नाम देते हैं, और जैसे हमारे पास कैपिटल ए इवेंट है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जिस तरह से एन ऑफ एस लिखा था वैसे ही एन ऑफ ए लिख दिया, तो एन ऑफ ए हमारे पास 1 है। इसी तरह से एन ऑफ बी कितना है, ये भी 1 है। एन ऑफ सी कितना है, ये 0 है। और एन ऑफ डी कितना है, ये 2 आ गया हमारे पास। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर जितने इवेंट्स होंगे उतने नंबर ऑफ एन हो जाएंगे? नहीं, एन तो वैसे किसी भी इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ना, जिस तरह आपने एक क्वेश्चन में लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू हाइट ऑफ द स्टूडेंट, तो एक्स ही होगा क्योंकि वेरिएबल ही एक था। कोई और क्वेश्चन था जिसमें लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये एक्स बढ़ते नहीं जा रहे, वो एक नई चीज थी, नया क्वेश्चन था, तो उसके अंदर हमने लिख दिया। तो ये रिप्रेजेंटेशन, ये नोटेशन है, यानी यूं समझ लीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बहुत शोर है यार, ओके सर। ठीक है। ये नोटेशन जी है। सर। इस तरह एन जी ऑफ सर। एस, एन ऑफ एस उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, जी सर। एन ऑफ डी 2 एलिमेंट्स। और 2 हम एलिमेंट्स नहीं कहेंगे, हम आउटकम्स का लफ्ज यूज करेंगे, क्योंकि ये आउटकम्स हैं, ये किसी न्यूमेरिकल एक्टिविटी का नतीजा है। तो एन ऑफ एस हमने पहले लिखा था, यहां भी लिख देते हैं। तो इवेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी, और अपने एक छोटी सी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट था उसके सैंपल स्पेस बनाई, और फिर ऑल पॉसिबल इवेंट्स बना लिए। ये ऑल पॉसिबल नहीं बनाएंगे, हमें जो पूछा जाएगा हम उसके लिए बनाएंगे। तो ये तो अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में आए ही नहीं, हमने बना दिए। क्वेश्चन भी कैसे आएगा इसके बाद मैं करूंगा, ठीक है। आगे आ गया जी प्रोबेबिलिटी। जिस तरह से किसी भी वेरिएबल को हम अमूमन जनरली एक्स का नाम दे देते हैं, इसी तरह से यहाँ पर इवेंट कोई भी जो होगा तो वो समझ ले ए से ही स्टार्ट होगा। वो गलत गुलाम के तौर पर कि हमारे पास पहला अल्फाबेट ए ही है, तो हर फिर जहां पर एक ही चीज होगी तो हर किसी को ए ही अलॉट करते जाएंगे। तो याद रखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, सपोज इवेंट ए है कोई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को कुछ ऐसे लिखेंगे पी ऑफ ए। यहाँ पे डेफिनेशन के लिए काफी लंबी चौड़ी तमहीद बांधी जा सकती है, लेकिन अब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में है, उस पर ज्यादा डिस्कस फिलहाल नहीं करेंगे, वो थ्योरेटिकल वर्कआउट हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। तो थोड़ा सा बता दूं, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट इन प्रोबेबिलिटी, वन इज कॉल्ड कन्वेंशनल और क्लासिकल, and the other one is called Bayesian or empirical। वो एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स की एक पूरी नई शाख है बेसियन स्टैटिस्टिक्स। हम जिसने उसे रखा था जहां से वो स्टार्ट हुई वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर जरूर, ठीक है। बेस रूल की जो हम लोग बेस रूल पढ़ेंगे जरूर, थोड़ा सा टफ होगा बट एडवांस होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर में। सो जनरली
हम यहाँ पे क्लासिकल को फॉलो कर रहे हैं, बेस रूल एडवांस में जाकर थोड़ा स्टडी करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जाकर। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर रह गया था कि किसी इवेंट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स जो है हम उन्हें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहेंगे टू दैट पर्टिकुलर इवेंट ए। जैसे ए के फेवरेबल आउटकम्स कितनी है 1, बी की फेवरेबल 1, सी की फेवरेबल कोई भी नहीं है 0 और डी की फेवरेबल 2 है। और जबकि सैंपल स्पेस के अंदर जो होगी वो टोटल कहलाएंगी, सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स होंगी वो टोटल कहलाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये एक्चुअली रेशो है फेवरेबल टू टोटल। Probability of an event A will be defined as n of A over n of S। ऐसे वर्ड में भी लिख देता हूं, नंबर ऑफ favorable outcomes divided by number of total outcomes या total number of outcomes। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को हम एन ऑफ एस से डिनोट करते हैं और किसी भी फेवरेबल आउटकम, किसी भी इवेंट की फेवरेबल आउटकम्स को एन ऑफ ए जनरली हम जैसे लिख रहे हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आ जाए इसी डेफिनेशन की मदद से, तो गौर कीजिए आपके पास सब लिख रखा है कि इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का हमने नाम दिया एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए हमारे पास 1 था, जबकि एन ऑफ 2 जो है, एन ऑफ एस जो है वो 2 था। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2, दैट्स इट। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका भी फॉर्मूला यही है, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। वो भी फेवरेबल 1 है और टोटल 2 है। टोटल तो सेम है ना, सैंपल स्पेस सेम है हमारी। जब इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो भी सेम फार्मूला होगा, एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ सी 0 था और एन ऑफ एस 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जो है एन ऑफ डी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ डी 2 था हमारे पास, एन ऑफ एस भी 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमने ऑल पॉसिबल इवेंट्स लिए, एक सैंपल स्पेस के, उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की। तो गौर कीजिए सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 आई और उसके बीच में वैल्यूज फ्लक्चुएट हो रही है, 0.5 आ गई, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1। अब कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लीजिए, ठीक है, उसकी सैंपल स्पेस बनाइए और उसके ऑल पॉसिबल सबसेट्स लेकर उस यानी इवेंट्स बना लीजिए और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करें। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट होगी। ये 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। 1 श्योर इवेंट ऐसा जरूर होगा, 0 अनश्योर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, और बाकी उसके बीच में चांसेस फ्लक्चुएट होते रहेंगे। तो जनरली मैं फिर अब इसे लिखूंगा, अब इस एक उससे इसलिए मैं लाइन लगा दी कि उससे ताल्लुक नहीं, वो क्वेश्चन खत्म हो गया कहीं ना कहीं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ जब मैं यूं लिखूं स्टेरिक बनाकर, तो यूं समझ लीजिए कि एक जनरल नोट है, जनरल रिजल्ट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में हो सकती है, और इक्वलिटी के साइन है किसकी इक्वल भी हो सकता है। अच्छा, इस इक्वल का लफ्ज जो है ना, जो इस पे बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। और नोटेशंस, जहां पे मैं लोअर केस में लिख रहा हूँ आप लोअर लिखेंगे, जहां पे अपर लिख रहा हूँ आप अपर लिखेंगे। जैसे ये इवेंट्स को कैपिटल से डिनोट करते हैं, कैपिटल से किया, ये स्मॉल एन नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कैपिटल एन नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वेल नोन नोटेशन स्टेटस के अंदर यही है। इसी तरह से ये पी है, कैपिटल फॉर्म में ही लिखेंगे आप पी, ये कैपिटल फॉर्म में ही। फर्दर जाकर अगर कोई लोअर केस है तो लोअर में लिखेंगे आप लोग, तो काइंडली इस चीज पे ध्यान रखिएगा जी। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास, अब बाकायदा क्वेश्चन की फॉर्म में हम लोग इसे स्टडी करते हैं। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, अगर मैं कहूं कि आज बारिश होने के 80% चांसेस है, तो ना होने के कितने परसेंट चांसेस है? 20%,
जनरल यही चीज होती है ना। ये 20% आपने कैसे काउंट कर लिया? 100% में से 80% को माइनस किया तो आपके पास जी, ये हमने क्या किया कि 80% को 100 में से माइनस किया तो हमारे पास बाकी 20% रह गया। और बारिश का होना और ना होना क्या था? एक दूसरे का उलट है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। हम इसे स्टेट्स के लिए भी देखते हैं, हम उसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के नाम से याद रखेंगे फर्दर। ठीक है, कि अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम हो जाए तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी हम खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आगे हमें प्रूफ भी करना होगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी खत्म होगा यहाँ पे, तो हम लोग वेन डायग्राम का सहारा लिया करेंगे अमूमन। ठीक है, सेट्स में आपको आइडिया है, यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से और सेट्स को सर्कल से शो करते हैं। तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? कैपिटल एस। और इवेंट्स जो है वो सेट्स हैं। तो सपोज इसके अंदर ये एक इवेंट है ए, ये एक सेट है ए, ये दायरा जो है ये सर्कल ये ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये इसके अलावा इस एस के अंदर जितना भी है वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली किसके इक्वल है? कैपिटल एस माइनस ए। हम दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करते हैं। हमने अभी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगी बाय डेफिनेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, एन ऑफ एस डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ये कट जाएगा कहीं ना, ये डायरेक्टली लिखा होता है, हमने थोड़ा सा मैथमेटिकली से प्रूव कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट जो है ये किसकी इक्वल है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी जो है समझ लें परसेंटेज को आप 100 से डिवाइड कर देते हैं, यानी एक चीज 100% जिसे लिखा है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। अगर 80% लिखा तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.8, क्योंकि ये आउट ऑफ 1 होगी ना हमेशा चीज। तो 1 का मतलब 100% है, 0 मीन 0%। तो ये 0 100% के बीच में फ्लक्चुएट होती है। तो परसेंटेज में लिखेंगे तो आउट ऑफ 100 लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी एक्चुअली परसेंटेज ही है, क्योंकि रेशो हमने अभी बताया ना कि ये रेशो है कहीं। तो ये 80%, तो 1 माइनस 0.8 0.2, तो इसी को हम 20% कह रहे थे ना, जब बारिश ना होने के चांस 20% है। ठीक है, तो परसेंटेज 100% मतलब प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। ये याद रखना है, ये फर्दर आएगा जब भी, आपने इसे हमेशा याद रखना है। तो ये वही चीज थी, ये समझ लें बारिश ना होने के चांसेस थी, ये बारिश होने के चांसेस, तो 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। ये हम लोग डेली लाइफ में जानते हैं पहले से। अगर इसे हमारे यहाँ तो जरा टेक्निकली यूज होगा ना, इसलिए आपने इसे याद रखना। दिस इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट कर लेते हैं। एक क्वेश्चन से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखिए, इफ वी टॉस अ कॉइन ट्वाइस, अब आप लिखेंगे if we toss a coin twice, then what is the probability that, मैं तो समझ नहीं सोल्यूशन लिखूंगा ना। टॉसिंग ऑफ अ कॉइन ट्वाइस, then what is the probability that, फर्स्ट पार्ट करके लिखेंगे, then what is the probability that head occurs, then what is the probability that head occurs। सेकंड पार्ट लिखिए, जैसे मैंने 1 लिखा, आगे फिर आप 2 करके लिखेंगे।
ये काफी सारे क्वेश्चन इसमें कोशिश करूंगा कि पॉसिबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा कर दूं इसमें. If we toss a coin twice, then what is the probability that one part head occurs? Next लिखेंगे two head occurs. Third लिखिए head occurs on first coin. Head occurs on first coin. Fourth part लिखिए at least one head occurs. At least one head occurs. और next part लिखिए no head occurs. Next part लिखिए no head occurs. तो जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले तो आप लिख ले तो बहुत अच्छा है, वरना आपके पास ध्यान में होना चाहिए कि अभी चूंकि बिल्कुल स्टार्ट है तो आप एक्सपेरिमेंट जरूर लिख दें कि है क्या, हम कर क्या रहे हैं, और फिर उसकी सैंपल स्पेस अगर पॉसिबल है तो सैंपल स्पेस बनाइए. ये हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, उसे रिपीट कर लीजिए और उसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जान लीजिए. ये नेसेसरी नहीं है, ये नेसेसरी है, किसी तरह से भी सॉर्ट आउट करना है इसे. फिर हम देखेंगे हमें रिक्वायर्ड क्या है, हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं. तो यहाँ क्या है, हेड अकर्स, वन हेड अकर्स. ठीक है, तो इसके लिए इवेंट डिफाइन करेंगे. लेट, पहले मैंने एबीसी किया था, अभी A1 A2 A3 लिखूंगा सपोज, क्योंकि कोई भी पॉसिबिलिटी है, कोई E1 E2 E3 लिख ले, कोई B1 B2 B3 लिख ले, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम ये नाम अलॉट कर रहे हैं क्लास से. लेट A1 be the event that one head occurs. अगर हम एक कॉइन टास्क करें तो A1 हमें यहाँ पर बता रहा है कि एक हेड अकर हो, वन हेड. इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, वन हेड अकर्स. अब हम इससे यहाँ पे सेट की फॉर्म में तलाश करते हैं. यहाँ पे गौर कीजिए कितनी हेड्स हैं, टू हेड्स हैं, लेकिन हम तो वन हेड में इंटरेस्टेड हैं, तो इसीलिए ये इस पर पूरा नहीं उतरता. यहाँ पर कितनी हेड्स हैं, वन हेड है, HT एक हेड आता है इसके अंदर, तो ये हम लिख लेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट पे चलिए, तो टेल हेड, इसमें भी एक हेड है और ये दोनों मुख्तलिफ आउटकम्स है. और इस तरह से लास्ट में देखें तो कोई हेड नहीं है, लेकिन हम तो वन हेड में इंटरेस्टेड थे, इसलिए ये भी इस पर पूरा नहीं उतरता. इसलिए हमारे पास क्या आ गया, A1 इज इक्वल टू HT और TH. अब इनमें से नंबर ऑफ आउटकम्स जानेंगे, A1 के अंदर कितनी है, दीज आर 2. There are 2 outcomes in this set. तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू n ऑफ A1 डिवाइडेड बाय n ऑफ S. तो n ऑफ A1 हमारे पास 2 है, n ऑफ S 4 है, तो आंसर क्या आ गया, 1/2. चाहे तो आप 0.5 लिख लें. इसी तरह से सेकंड पार्ट में लिखा था टू हेड अकर्स, तो हम उसके लिए B1 डिफाइन करेंगे. लेट A2 be the event that टू हेड अकर्स. अब A2 बताता है कि दो हेड्स आए, तो A2 को अब यहां से ढूंढेंगे. पहले में कितनी है, टू हेड्स हैं, हेड. दूसरे में वन हेड है, इसमें वन हेड, इसमें कोई हेड नहीं है, तो इसीलिए इसके लिए एक ही आउटकम सपोर्ट कर रही है. तो n ऑफ A2 इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कितना हो जाएगा,
अब n ऑफ a2 डिवाइड बाई n ऑफ s वो अंडरस्टूड है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि n ऑफ a2 इज 1, n ऑफ s इज इक्वल टू 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 इज इक्वल टू 1/4, दैट्स इट। इसी तरह से थर्ड पार्ट क्या था वो थोड़ा सा देख लीजिए। हेड अकर्स ऑन फर्स्ट कॉइन, तो उसके लिए लेट a3 even that head occurs on first coin। a3 को ढूंढिए, यहाँ पे हेड पहले कॉइन पे, अब हमने सेकंड को नहीं देखना, पहले को देखना है, तो इसमें कहाँ हेड है तो हम इसे लिख लेंगे। सेकंड आउटकम में भी पहले हेड आ रहा है, बाद में टेल आ रहा है। हेड अकर्स ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड टेल, इन दोनों में पहले भी हेड है, सेकंड पे क्या है हमें उससे वास्ता नहीं। यहाँ पे एक हेड था लेकिन सेकंड पे था, इसलिए ये हमारी बात पे पूरा नहीं उतरता। तो हमने इसके लिए नंबर ऑफ आउटकम्स जान ली, n ऑफ 3 a3 इज इक्वल टू 2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 क्या हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। फोर्थ क्या था जी, हाँ जी अनम्यूट किया मैंने। फोर्थ क्या था, एटलीस्ट वन हेड। Yes, sir. जी At least सर, one. नो सर, फोर्थ एटलीस्ट वन ऐड हमने कर लिया है ना सर। नहीं भाई यही एटलीस्ट वन है नहीं किया, सर, एटलीस्ट वन हेड ही है। चलो ठीक, एटलीस्ट वन हेड अकर्स। अब A4 को ढूंढना है, तो इसके लिए तो एटलीस्ट वन को पहले एलेबोरेट करना पड़ेगा अच्छे से। एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, मैथमेटिकली एटलीस्ट वन को देखते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वन में 1 2 3 4 अप टू वन, ये लिख लीजिए साइड पे, ठीक है। एटलीस्ट वन का मतलब ये है यानी कम अज कम एक, सलीस उर्दू में पूछ लीजिए तो एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट वन। तो ये 1 2 3 4 5 अप टू वन इंफिनिटी तक जाता है। अब हमने अपने एक्सपेरिमेंट पे देखना है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट था कि हमने 2 कॉइन टास्क किए, तो इसमें मैक्सिमम कितने हेड आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर हमारे दायरा कार में, हमारे एक्सपेरिमेंट में ये यहाँ पे रुक जाएगा। तो एटलीस्ट वन की डेफिनेशन हमारे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इसका बनता है एक हेड और 2 हेड, यानी वो आउटकम्स जिनमें एक हेड हो और वो आउटकम जिनके अंदर 2 हेड हों, ये हमारे A4 का हिस्सा होंगी। तो एक हेड के लिए आती हैं, हम चूंकि हायरार्की को फॉलो करें तो पहले 2 हेड्स को देखते हैं, तो 2 हेड्स वाली एक ही आउटकम है HH, और एक हेड वाली आउटकम कौन सी है, हेड टेल और टेल हेड। अब जो मैंने आउटकम्स लिखी हैं गौर कीजिए, इनमें कम से कम एक हेड है, बिल्कुल है। यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे एक हेड है, यहाँ पे 2 हेड है, 2 से ज्यादा पॉसिबल नहीं। यहाँ पर कोई और एक्सपेरिमेंट होता तो उसमें पॉसिबल हो सकता था,
ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जनरल आपको बता दिया। अगर 3 कॉइन टास्क करेंगे तो हमारा दायरा कर यहाँ तक आ जाएगा, अगर 4 करेंगे तो यहाँ तक अप टू 1, अगर 10 करेंगे कॉइन तो वह 10 तक चला जाएगा। तो ये एटलीस्ट 1 की डेफिनेशन जो है ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के लिहाज से डिफरेंट होगी। मैंने जनरल बता दी, अब अपने एक्सपेरिमेंट पे ये हुआ और उसके मुताबिक ये आउटकम्स आ जाएंगे। आखिरी आउटकम जो है वो टेल है, उसमें कोई हेड नहीं है, इसलिए एटलीस्ट 1 में नहीं आएगी वो। इसलिए इसकी नंबर ऑफ आउटकम्स n ऑफ 4 इज इक्वल टू 3, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 जो है दैट इज 3/4। लास्ट क्या था हमारे पास, लेट नो A5 हेड। no head, A5 be the event that no head occurs। A5 को ढूंढते हैं, कौन सी आउटकम आएगी, कौन बताएगा? सर आखिरी वाली टीटी वाली। एग्जैक्टली जी, ये और कौन सा आप थे, क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों नादिर अली कुछ कह रहे थे? जस्ट सर आंसर करने लगा था, ज़हीम ने बता दिया था तो फिर मैंने अनम्यूट कर ठीक दिया है, अपने आप को। ठीक हो गया ओके। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए कि नो हेड मींस टेल। वहां पे न्यूमेरिकल आंसर आया है, ठीक है। जब हम एक वेरिएबल में इंटरेस्टेड है और उसकी वैल्यू 0 है तो ये डज नॉट मीन कि कोई वहां पर दूसरा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल मौजूद है। हाँ, न्यूमेरिकली हम उसी को लिस्ट आउट करेंगे अपने वेरिएबल के वैल्यू को 0 करते हुए। जैसे नो हेड न्यूमेरिकली उसका मतलब क्या है कि दोनों टेल थी, क्योंकि कॉइन तो टास हुए ना, तो दोनों टेल, तो n ऑफ A5 1 एक आउटकम है ये, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि ये 2 वैल्यूज लिखी हुई है लेकिन यहाँ 1 लिख रहे हैं, ये दोनों को मिलाकर आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है, तो हमारा रिजल्ट होता है एक्सपेरिमेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इज इक्वल टू 1/4। इसमें और भी काफी सारे हो सकते थे, वो जरा खुद से देखिएगा, एक मैं आपको लिखवा देता हूँ, टाइम भी खत्म होने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट होगा और आगे फिर हमारी स्पीड थोड़ी तेज होती जाएगी अब, ठीक है ना। ये क्लास रिपीट हुई है ऑलमोस्ट सारी की सारी। तो आगे टाइप्स ऑफ इवेंट्स पढ़ेंगे, ये बुक में आगे देख लीजिएगा, फिर थोड़े काउंटिंग रूल्स हैं वो देखेंगे। एक चीज जरा काइंडली आप खुद से करके आइएगा, जिसे हम कहेंगे एटमोस्ट 1 हेड, ठीक है, मैं यहाँ लिख भी दूंगा एटमोस्ट 1 हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आप खुद से कैलकुलेट करेंगे, A6 जो होगा, ठीक है गाइस। नादिर अपनी क्लास की, खैर आपकी तो शायद मैंने बना ली थी, नहीं, लिस्ट आप मुझे बना के देंगे अभी स्टूडेंट्स के नाम और MIS ID जो है, और इसी ओके तरह सर। से GR जो है रमशा आप अपनी ओके क्लास सर। के बताएंगे, और CR हमारे आए हैं कि नहीं आए? सर उमर आया हुआ है। उमर साहब कौन से कोने में छुपे हुए हैं, लगता है ऑनलाइन भी कोने